नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक वी हैव इज रेडिएशन इफेक्ट मॉडिफिकेशन, यानी कि रेडिएशन के इफेक्ट को आप चेंज कैसे कर सकते हो, आप रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ा कैसे सकते हो, रेडिएशन का इफेक्ट कम कैसे कर सकते हो। क्या कहते हैं, ममेलियन सेल सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन एंड टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस डोज मॉडिफाइंग फैक्टर्स। ठीक है, जिस तरह ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो मैमल्स के सेल के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डोज मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी वजह से मैग्नीट्यूड चेंज होता है इफेक्ट का, या तो इफेक्ट ज़्यादा होगा या इफेक्ट कम होगा। बिकॉज द मीन लीथल डोज इज रिलेटेड टू रेडियो सेंसिटिविटी, the ratio of D naught for one condition of irradiation compared with another is a measure of effectiveness of the dose modifier whether it is a physical or biologic। ठीक है, देखो मीन लीथल डोज हमारे पास क्या होता है, ये वो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो कि आपको ज़रूरत होती है टू किल मोस्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है, अगर स्मॉल डी नॉट है इसका मतलब है कम डोज चाहिए, जब कम डोज चाहिए तो इसका मतलब है सेल ज़्यादा सेंसिटिव है, कम डोज पर भी मर रहे हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा डी नॉट है इसका मतलब है कि ज़्यादा डोज चाहिए, जब ज़्यादा डोज चाहिए तो इसका मतलब है सेल रेडियो रेजिस्टेंट है, वो ज़्यादा डोज लेकर ही किल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कंडीशन बता दी है कि एक तरफ आपके पास एक कंडीशन होगी, दूसरी तरफ आपके पास दूसरी कंडीशन होगी, आप लोग उनको कंपेयर करोगे, यानी कि एक में आप लोग कोई ना कोई चीज़ ऐड करोगे तो देखोगे कि उस चीज़ के ऐड होने से कितना इफेक्ट हो रहा है और उस चीज़ के एब्सेंस में कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इफ द सेम सेल टाइप इज इरेडिएटेड बाय टू डिफरेंट रेडिएशंस, अगर आपके पास एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये बिल्कुल सेम है, अगर आप इनको रेडिएशन दे रहे हो और टू डिफरेंट रेडिएशन, यानी कि इसके ऊपर अल्फा रेडिएशन आ रही है और इसके ऊपर एक्स रेज आ रही है। ठीक है, रिजल्ट में अपीयर एज शोन इन फिगर, ये भी देखते हैं एट वेरी हाई एलईडी। हाई एलईडी, अब अल्फा वाली है, अल्फा वाली क्या होती हैं, दे आर हाई एलईडी रेडिएशंस, यानी कि ये ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी। जब ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी तो क्या होगा, आयनाइजेशन ज़्यादा होंगी, डायरेक्ट डीएनए को जाके हिट करेंगी। ठीक है, सो हमारे पास ये आगे उन्होंने एग्जांपल भी दिया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। सेल सर्वाइवल काइनेटिक्स फॉलो द सिंगल टारगेट सिंगल हिट मॉडल, तो जब आप लोग हाई एलईडी वाली यूज़ करोगे तो सिंगल टारगेट सिंगल हिट मॉडल, यानी कि एक रेडिएशन ही काफ़ी होगी, हाई एनर्जी वाली सिंगल हिट ही काफ़ी होगा। ठीक है, विद लो एलईडी रेडिएशन, अगर लो एलईडी रेडिएशन है जिस तरह एक्स रेज हो गई तो मल्टी टारगेट सिंगल हिट मॉडल अप्लाइज। लो एलईडी वाली है, एनर्जी कम है तो एक ही हिट में वो सेल का काम तमाम नहीं कर सकती। ठीक हो गया, सो एमसीक्यूज आ सकता है, हाई एलईडी में क्या होता है, सिंगल हिट, और जो लो एलईडी वाली हैं उसमें मल्टी टारगेट मल्टी हिट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, irradiation of mammalian cell with high LET follows the single target single hit model, तो ये लाजमी याद रखना है। The mean lethal dose after low LET irradiation is always greater than that after high LET radiation। अब इसका मतलब क्या है, देखो कि जो mean lethal dose है, अगेन mean lethal dose क्या होता है, the amount of radiation needed to kill most of the cells, ऐसा ही है। अब mean lethal dose देखा जाए आफ्टर लो एलईडी इरेडिएशन, आपने टिश्यू को इरेडिएट किया और वो कैसी रेडिएशन थी, लो एलईडी। लो एलईडी मतलब उनके पास एनर्जी कम थी, जब एनर्जी कम थी तो बताओ उसको डोज कम चाहिए होगा या ज़्यादा चाहिए होगा, कॉमन सेंस की बात है ना, एक ऐसी रेडिएशन है जिसके पास एनर्जी कम है तो उस रेडिएशन का डोज ज़्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा टू किल द सेल्स, ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो जो लो एलईडी रेडिएशंस हैं उसके लिए आपको ग्रेटर मीन लीथल डोज चाहिए होगा, यानी कि डी नॉट ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, टू किल द सेल्स। देन हाई एलईडी, अब हाई एलईडी वाली जो है एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो कम डोज के ऊपर भी वो अपना काम कर देंगी। ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास डी नॉट यानी कि मीन लीथल डोज कम होगा। इफ़ द लो एलईडी डी नॉट रिप्रेजेंट्स एक्स रेज, लो एलईडी वाली है ना तो ये हमारे पास क्या है, एक्स रेज होंगी। Then the ratio of one D naught to another equals the relative biologic effectiveness for the high LET radiation as follows। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, ये आप लोगों ने पहले जो हमने सेकंड चैप्टर किया था उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि रिलेटिव बायोलॉजिक इफेक्टिवनेस क्या होती है, कि ऊपर आप लोग स्टैंडर्ड लेते हो और नीचे हम लोग टेस्ट रेडिएशन लेते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड में हमेशा हम क्या लेते हैं, एक्स रेज, या फिर दूसरा हमने ये कहा था गैमा रेज। ठीक हो गया, एक्स रेज और गैमा रेज हम लेते हैं स्टैंडर्ड के लिए और फिर नीचे हम टेस्ट रेडिएशन को कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक्स रेज तो हमारे पास क्या है, ये लो एलईडी वाली है ना, तो इसके ज़रिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाई एलईडी, क्योंकि लो एलईडी वाली को तो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ये हमेशा क्या होंगी, इक्वल टू 1, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो
हम इसको चेक कर सकते हैं जो टेस्ट रेडिएशन होगी। फिगर 32-12 shows the radiation dose response relationship of human fibroblasts exposed to X-rays and then exposed to न्यूट्रॉन्स। अब पहले आपने उनको एक्सरेज से एक्सपोज किया, उसके बाद आपने न्यूट्रॉन से एक्सपोज किया, तो कहते हैं जो मीन लीथल डोज था आफ्टर एक्स रेडिएशन यानी कि एक्सरेज वो कितना था 1.7, और जो आपके पास न्यूट्रॉन के लिए था डोज वो कितना है 1 ग्रे। What is the RBE of 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन्स रिलेटिव टू एक्सरेज। ठीक है, तो कहते हैं आपने उनको एक्सरेज से एक्सपोज किया, एक्सरेज से जब एक्सपोज किया तो इतना ग्रे का डोज दिया, जब आप लोगों ने न्यूट्रॉन से एक्सपोज किया तो इतने ग्रे का डोज दिया। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं उनके लिए रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कितनी होगी, यानी कि न्यूट्रॉन्स कितने टाइम ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू एक्सरेज। ठीक है, तो ऊपर हम क्या रखते हैं स्टैंडर्ड एक्सरेज के लिए कितनी चाहिए थी 1.7, नीचे हम किसे रखते हैं टेस्ट हमारी कौन सी थी न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितनी है 1, तो इसको जब आप लोग करोगे तो ये आपके पास आती है 1.7। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 1.7 टाइम ज़्यादा डैमेज कॉज कर रही हैं एज कम्पेयर टू एक्सरेज। ठीक हो गया, तो न्यूट्रॉन हमारे पास क्या थे, ये आपके पास हाई एलिटी था कि नहीं, तो हमने रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस किसके लिए फाइंड की है हाई एलिटी के लिए, क्योंकि लो एलिटी वाले कौन से हैं एक्सरेज हैं, और उनका तो हमें पता है हम क्या लेते हैं, वो आपको स्टैंडर्ड होती है ना, गिवन होती है 1 लेते हो या फिर यहाँ पर आपको गिवन है स्टैंडर्ड है। ठीक हो गया। द मोस्ट कंप्लीटली स्टडीड डोज मॉडिफायर इज ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है वो कौन सा है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से भी अफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमाइजेज द अफेक्ट ऑफ लो एलईटी रेडिएशन। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो अफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन किसका लो एलईटी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जो लो एलईटी वाली होंगी वो डायरेक्ट डीएनए के ऊपर जाकर हिट नहीं करेंगी, वो वाटर के साथ करेंगी, वाटर के साथ करके फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पैरोक्साइड्स बनाएंगे, और फिर वो पैरोक्साइड्स आगे डैमेज कॉज करते करते डीएनए तक जाएंगे और डीएनए को डैमेज करेंगे। जबकि जो हाई एलईटी वाली हैं वो डायरेक्ट डीएनए को जाके हिट करेंगे, उसके केस में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ऑक्सीजन है या नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्ट जाके टारगेट को ही मार दिया ना, जब टारगेट को मारो ऑक्सीजन है या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस मॉडिफाई करती है, लेकिन किसके लिए लो एलईटी रेडिएशन के लिए। व्हेन एनऑक्सिक सेल्स आर एक्सपोज्ड, वो सेल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती जब आप उनको एक्सपोज करोगे अ कंसिडरेबली हायर डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट, तो आपको ज़्यादा डोज चाहिए होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तो नहीं है ना, तो आपको डोज ज़्यादा चाहिए होगा। विद हाई एलईटी रेडिएशन लिटिल डिफरेंस इज नोटिस्ड। क्यों लिटिल डिफरेंस है, तो हाई एलईटी के केस में ये डिपेंड नहीं करता क्या है कि आप लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दे रहे हो या फिर एनऑक्सिक कंडीशन में दे रहे हो। 32-13 shows typical cell survival curves for each of these combinations of LET and oxygen। इसको भी हम देखते हैं। Such experiments are designed to measure the magnitude of oxygen effect। आप देखते हो कि कितना ऑक्सीजन इफेक्ट की वजह से, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, अ नंबर विद द प्रॉपर यूनिट। ठीक है, The OER determined from single cell survival experiment is defined as oxygen enhancement ratio। क्या होती है ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो इज, ऊपर आप लोग हमेशा एनारोबिक कंडीशन लिखोगे, नीचे आप एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कितना डोज लग रहा है डैमेज कॉज करने के लिए और ऑक्सीजन की मौजूदगी में कितना डोज चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो। ठीक हो गया, और ये बात याद रखनी है, ऊपर हमेशा एनारोबिक कंडीशन लिखनी है। लो एलईटी एक्सरेज के लिए है और ये हाई एलईटी न्यूट्रॉन्स के लिए है। तो देखो जो लो एलईटी एक्सरेज हैं इनका शोल्डर वाइड है, और जो हाई एलईटी वाली हैं उनका शोल्डर वाइड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, जो लो एलईटी वाली हैं क्योंकि एनर्जी कम है, यहाँ पर रिपेयर का उनको टाइम मिल रहा है, जो हाई एलईटी वाली है इनको रिपेयरिंग का टाइम नहीं मिल रहा, ये डायरेक्ट डीएनए के ऊपर हिट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ना न्यूट्रॉन के केस में ये हाई एलईटी वाली है ना, तो रेडिएशन डोज कम है, इसमें एक्सरेज में आपको ज़्यादा डोज चाहिए सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हाई एलईटी वाले में कम डोज पे भी इफेक्ट हो जाता है, कम डोज पे भी सेल किल हो जाता है, और जो लो एलईटी वाले होते हैं उसके लिए ज़्यादा डोज चाहिए होता है। ठीक है, बाकी इसमें इतना खास कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये आपको अगर ऑस्टमी वगैरह में आ जाए और पूछा जाए इसमें से लो एलईटी वाले कौन से हैं और हाई एलईटी वाले कौन से हैं, ठीक है, तो आप कैसे पता चलाओगे कि अगर आप देखो लो एलईटी वालों को, तो लो एलईटी वालों का ये शोल्डर जो है ये वाइड होगा, क्योंकि लो एलईटी है ना, इतनी ज़्यादा डैमेज कॉज नहीं हुआ तो इनको रिपेयर करने का मौका मिल गया, और जो हाई एलईटी वाले हैं इनका शोल्डर कम होगा। ठीक हो गया, और इस तरह भी बता सकते हो कि जो हाई एलईटी वाले हैं वो कम डोज के ऊपर डैमेज कॉज करें, जबकि लो एलईटी वालों को डोज ज़्यादा चाहिए। ठीक है,
ये हाई एलिटी वाले हैं, हाई एलिटी वाले के केस में ये डिपेंड ही नहीं करता कि ऑक्सीजन है या नहीं है, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली जाकर डीएनए को हिट करेंगे। लो एलिटी वालों को देखो तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उनको इतना डोज मिल रहा है और विदाउट ऑक्सीजन आपका कोई डोज इधर आके लगेगा, ठीक है। तो विदाउट ऑक्सीजन आपको ज़्यादा डोज चाहिए, विद ऑक्सीजन कम डोज चाहिए, बस इसमें ये बताया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि विद रेफरेंस टू 3213 व्हाट इज द एस्टिमेटेड ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो फॉर ह्यूमन सेल्स एक्सपोज टू लो एलईडी रेडिएशन एंड टू हाई एलईडी रेडिएशन, ठीक है। तो कहते हैं कि आप लोगों ने ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो बतानी है, लो एलईडी के लिए कितनी है और हाई एलईडी के लिए कितनी है, ठीक है। अब देखो लो एलईडी के लिए जब आप लोगों ने किसी किस्म की ऑक्सीजन यूज नहीं की तो डी नॉट आपको 3.40 बताया हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर उन्होंने नंबरिंग नहीं की हुई जिससे आपको पता चल रहा है, शायद आपकी बुक पे हो, ठीक है। तो आप देखो कि जो लो एलईडी वाले हैं विदाउट ऑक्सीजन उनको इतना डोज चाहिए, विद ऑक्सीजन उनको इतना डोज चाहिए। तो ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो कितनी होगी, इसको आप ऊपर एनारोबिक कंडीशन को लिखोगे, नीचे एरोबिक को, और आपके पास 2.4 आ गई। अगेन अब हाई एलईडी वालों को देखो तो हाई एलईडी विदाउट ऑक्सीजन इतना डोज चाहिए, विद ऑक्सीजन इतना डोज चाहिए। तो इसकी ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो आप लोग देखोगे तो इतनी आ गई। तो इसका मतलब ये है कि एलईडी हो या रिलेटिव बायोलॉजिक इफेक्टिवनेस हो या फिर ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो हो, इनका आपस में इंटर रिलेशन जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाउएवर LET determines the magnitude of RBE and OER, यानी कि LET आपको बताती है कि relative biologic effectiveness क्या होगी, कितनी होगी, और आपके पास ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो कितनी होगी, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपके पास LET कम है, LET कम है तो जो relative biologic effectiveness होगी यानी कि जो डैमेज है वो भी कम होगा। लेकिन ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो क्या होगी, अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो इसको प्रोवाइड की यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड की, तो डैमेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर रेडियो बायोलॉजी।